नमस्कार। आज मैं फिर आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। कल मैं कहीं बाहर नहीं गया था, लखनऊ में ही था। लेकिन कल से जो शुरू हुए हैं पंच पर्व की श्रृंखला, यानी पंच दिवसीय प्रकाश पर्व का कल पहला दिन था। कुछ पारिवारिक लोगों के साथ मैं कुछ खरीदारी, कुछ और काम में काफ़ी देर हो गई, तो मैंने ये डिसाइड किया कि अब आज नहीं, कल यानी आज की तारीख जो मैं कर रहा हूँ, किस्सा गोई का एक अपराध का एपिसोड लेकर आऊँगा। मैं एक बार फिर से इस पंच पर्वों की श्रृंखला, पंच दिवसीय प्रकाश श्रृंखला के त्योहारों की आप सबको बधाई देता हूँ। कल जो बीत गया धनतेरस, आज नरका चतुर्दशी, कल दीपावली, परसों गोवर्धन पूजा और नरसों भैया दूज। ये पंच पर्व, इन सब की आप सबको बधाई। जो हमारे किस्सा गोई परिवार के लोग हैं, सबकी दीपावली इस बार बहुत सुखमय हो, समृद्धशाली हो, माँ लक्ष्मी की कृपा हो आप पर, और आप अपने व्यवसाय में, अपने पठन पाठन में, अपनी पढ़ाई में, स्वास्थ्य में, इन सब में आपके उत्तरोत्तर वृद्धि हो। आज मैं फिर आपको उसी दौर की एक और घटना लेकर आया हूँ। उसी दौर से मेरा मतलब आप समझ गए होंगे। हर बार ये रिपीट करने की आवश्यकता इसलिए पड़ती है कि कभी कभी कुछ लोग एक दो एपिसोड देखकर ही टिप्पणी करते हैं। इसीलिए मैं बार बार रिपीट करता हूँ कि ये उसी दौर की बात है, ये उसी दौर का अपराध है, जब अपराधी बेखौफ था, कानून का डर नहीं था, पुलिस लाचार थी, बेबस थी, काहिल भी थी। कोई क्रॉस चेक नहीं था उस पर, और उसको कोई टोकने वाला नहीं था। जो उन्होंने लिख दिया गवाहों के बयान पर, वही सही था। आज की घटना की तारीख है 24 अगस्त 1998। जिला लखनऊ, चूंकि उस समय मैं लखनऊ में ही पोस्टेड था। थाना था मणियाऊ, मोहल्ला था सेक्टर क्यू। यहाँ से कोई 4-5 लोग थाना मड़ियाओं में तत्कालीन थानाध्यक्ष के सामने आए। बात करीबन दिन के 2 बजे की है। उन्होंने बताया कि साहब, हमारे सेक्टर क्यू में मकान नंबर है ED 413। उसमें किसी महिला को पिछले 1 महीने से बंधक बना के रखा गया है। थानाध्यक्ष ने यह सवाल पूछा, आपको कैसे पता? बंधक बनी है, भीतर है, आपको कैसे पता? जो लोग थे उन्होंने बताया कि साहब, ये मकान गोकरण नाथ शुक्ला, जो जल निगम के कर्मचारी हैं, ये उनका मकान है। वो ज़्यादातर समय अकेले रहते हैं, परिवार उनका उनके गांव में रहता है। कोई एक व्यक्ति इस महिला को लेकर आज से 1 महीने पहले इनके घर पर आया, उसी मकान नंबर ED 413 सेक्टर क्यू मणियाऊ में। करीब 20 दिन तक वो तो स्वयं यहाँ रहा। उस समय तक किसी को पता नहीं लगा। जब वो चला गया तो 4-6 दिन गोकरणनाथ शुक्ला भी दिन भर इसी घर में रहते थे, तब भी किसी को पता नहीं चला। पिछले 3-4 दिनों से गोकरणनाथ शुक्ला, जो जल निगम के कर्मचारी थे, वो अपनी ड्यूटी पर गए, यानी जो जहाँ वो नौकरी करते थे उन्हें जाना पड़ा होगा, तभी वो गए। बाहर से उन्होंने ताला बंद कर दिया, खिड़की दरवाजे सब बंद थे। पड़ोस की एक महिला की कुछ आवाज़ सुनकर खिड़की की झरोखों से किसी महिला ने धीरे धीरे आवाज़ लगाई। पड़ोस की महिला उस खिड़की के पास तक पहुंची। महिला ने बहुत धीमी आवाज़ में ये कहा कि मैं करीब 1 महीने से इसी मकान में बंधक हूं, मेरी मदद करिए, मुझे यहां से निकलवाइए।
लेकिन ये बात गोकर्ण नाथ शुक्ला से न पूछिए न उनको बताइए, वरना वो मुझे मार डालेंगे। सिर्फ पुलिस को बता दीजिए, पुलिस आएगी तभी मेरी जान बचेगी। महिला घबरा गई। शाम तक इंतज़ार किया। जब उनके पति आए तो अपने पति से उन्होंने ये बताया कि बगल में ताला बंद है, भीतर एक महिला है। उसने आज मुझे किसी तरह से खिड़की के झरोखे से ये बात बताई है। बुरी तरह से रो रही है और परेशान भी लगती है। पड़ोसी महिला के पति ने कहा कि कहाँ चक्कर में पड़ोगी, पड़ोसी है, जिंदगी भर की दुश्मनी हो जाएगी। बंधक बनी महिला को ये उम्मीद थी कि आज पुलिस जरूर आ जाएगी और हो सकता है हमको इस बंधन से मुक्ति मिल जाए, लेकिन पुलिस नहीं आई। अगले दिन जब फिर कर्मचारी लोग अपने अपने काम पर चले गए तो पड़ोस की उस महिला ने जिसने अपने पति से इसका जिक्र किया था, वो 3-4 महिलाओं को और इकट्ठा करके मकान की खिड़की के पास आकर उसने फुसफुसाहट में आवाज लगाई। भीतर बंद हुई महिला शायद खिड़की के पास ही खड़ी थी। उसने फौरन जवाब दिया। दूसरी महिलाओं ने पूछा, क्या बात है, क्यों रो रही हो, क्यों परेशान हो, क्यों बंद किया गया? तमाम सवालों की झड़ी लगा दी। महिला ने कहा कि आप मुझे बस यहाँ से निकलवा दीजिए, आप पुलिस को बुला दीजिए, पुलिस हमको बाहर निकाल ले, उसके बाद जब एक बार मैं सुरक्षित हो जाऊँ आपके सारे सवालों का मैं जवाब दूंगी। आप देखिए मुझे बाहर से ताले में बंद कर दिया गया। मैं 1 महीने से यहाँ हूँ, आपने किसी ने मेरी शक्ल भी नहीं देखी होगी। मुझे बाहर निकलने और लोगों से बात करने पर मना किया गया। मैं ऐसा नहीं कर सकती थी। महिलाओं की समझ में आया। फौरन वो भाग के अपने अपने घर गईं। शाम को अपने पतियों से बताया। हिम्मत करके 3-4 लोगों ने इस बात को कल यानी तीसरे दिन थाने पर जाकर बताने को कहा। थाने पर गए ये सारे लोग और तब ये बात बताई। इंस्पेक्टर के भी, प्रभारी के भी थोड़ा कान खड़े हुए कि मामला कुछ न कुछ गड़बड़ है। बाहर से ताला बंद और भीतर ये महिला क्या कर रही है, क्यों रखा गया है, क्या बात है, क्या मजबूरी है। उसने अपनी गाड़ी से थाने के 2 सिपाहियों को तत्काल वहाँ पर भेजा कि जाइए, महिला से बात करिए और आपको लगता है कि वो किसी परेशानी में है तो ताला तोड़कर उसे बाहर निकाल कर ले आइए। पुलिस जब उस दरवाजे पहुंची तो पूरी कॉलोनी इकट्ठा हो गई। महिलाओं की संख्या ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा थी। दोनों सिपाहियों ने तमाम महिलाओं की उपस्थिति में भीतर खिड़की के झरोखे से बात कर रही उस महिला से सवाल जवाब किए। उनकी भी बात समझ में आई। तत्काल उन्होंने बाहर लगे हुए ताले को तोड़कर महिला को बाहर निकाला। महिलाओं ने तुरंत उससे पूछा क्या बात है। उसने कहा कि मुझे थाने ले चलिए, मैं अपना नाम, पता, अपने साथ हुई आप बीती ये सब बताऊंगी, लेकिन सबसे पहले इनको गोकर्ण नाथ शुक्ला जहाँ कहीं हो इनको भी ले आइए, वरना आप लोगों को मेरी बात पर यकीन नहीं होगा। महिला को तत्काल थाना मड़ियांव लाया गया। एक पुलिस टीम तुरंत जल निगम के दफ्तर भेजी गई। गोकर्ण नाथ शुक्ला भी वहाँ से उठाकर थाने पर लाए गए। मोहल्ले वालों की भीड़ थी। कुछ महिलाएं जिन्होंने बात की थी वो भी थाने पर पहुंच गईं। महिला ने अपनी बात बतानी शुरू की, अपनी आप बीती बतानी शुरू की। उसने कहा कि मैं करीब साल भर से थोड़ा कम मेरी शादी हुई, मैं अपने ससुराल गई और मेरे ससुराल वाले मुझे तरह तरह से तंग करने लगे। बहुत मारते पीटते थे और कभी कभी कई दिनों तक मुझे खाना नहीं देते थे। घर का सारा काम मुझसे कराया करते थे। एक दिन आजिज़ आकर चोरी से मैंने अपने थोड़े से कपड़े एक झोले में रखे
और वहाँ से निकल गई जौनपुर अपने मायके के लिए। मैं वहाँ से भागती हुई सीधे जो कस्बे का बस अड्डा है जहाँ से बसें मिलती हैं वहाँ खड़ी हो गई। थोड़ी देर में एक बस आई जिसमें मैं आनन फानन में चढ़ गई। वो बस थोड़ा सा ही आगे बढ़ी होगी, संग्रामपुर कस्बे का बस अड्डा था। वहाँ से जब थोड़ा ही आगे बढ़ी तो कंडक्टर ने टिकट के लिए कहा, कहाँ जाना है? टिकट उन्होंने बताया कि साहब मुझे जौनपुर जाना है। कंडक्टर ने कहा कि ये गाड़ी तो सुल्तानपुर तक जा रही है, ये बस सरकारी बस, रोडवेज़ की बस, ये सुल्तानपुर जा रही है, आप गलत गाड़ी में बैठ गई। मैंने उनसे कहा कि देखिए मेरे पास पैसे नहीं हैं और मैं यहाँ उतर भी नहीं सकती, आप मुझे सुल्तानपुर ही बस अड्डे तक छोड़ दीजिए। महिला ने बताया कि मुझे ये डर लग रहा था कि यहीं 1-1.5 किलोमीटर दूर ही हमारी ससुराल है, ज़रा सा भी पता लग गया होगा और ड्राइवर ने मुझे यहाँ उतार दिया तो पीछे पीछे वो ढूंढते हुए आएंगे, तब मुझे वो जिंदा भी नहीं छोड़ेंगे। घर से भागी क्यों, कपड़ा लेके भागी क्यों? रोने गिड़गिड़ाने लगी, लेकिन कंडक्टर का दिल नहीं पसीजा। उसने कहा नहीं, आप यहीं उतरिए, आप जौनपुर के बस में बैठिए, हम आपको वहाँ तक नहीं ले जा सकते, या फिर वहाँ तक का किराया दीजिए, हम आपको सुल्तानपुर के शहर के बस अड्डे पर उतार देंगे। महिला फिर बताने लगी कि मेरे ठीक बगल में एक 24-25 साल का नवयुवक बैठा हुआ था, अच्छे कपड़े पहने हुए था, लग रहा था किसी भले घर का है। उसने पूछा कंडक्टर से कितने पैसे हुए सुल्तानपुर के। कंडक्टर ने पैसे बताए और उस व्यक्ति ने, उस लड़के ने फौरन वो पैसे निकाल के कंडक्टर को दे दिए कि ठीक है, इनको आप सुल्तानपुर बस अड्डे पर छोड़ दीजिएगा, बाकी की बात ये आगे आपको बताएंगी या जो इनकी मर्जी होगी वो करेंगी। महिला ने कहा मुझे यकीन हो गया कि ये शरीफ आदमी है, मेरी परेशानी को देखकर इसने थोड़े पैसे में मेरे टिकट खरीदवा दिए और मैं सुल्तानपुर तक कम से कम इस बात का मुझे यकीन हो गया कि पीछे पीछे मेरे ससुराल वाले मेरा पीछा करके वो मुझे मारेंगे नहीं। 2-2.5 घंटे के बाद सुल्तानपुर भी आ गया। वो लड़का भी वहाँ उतर गया और मैं भी वहाँ उतर आई। चूंकि उसने इतनी मदद की और बगल में बैठा था, मैंने उससे कहा कि मुझे जौनपुर वाली बस पर बिठा दीजिए और मेरा टिकट भी कटा दीजिए। लड़के ने कहा कि देखिए मुझे भी जौनपुर जाना है, लेकिन मैं आज नहीं जाऊंगा, मेरा काम कल का है, मुझे कल सुबह जौनपुर जाना है, मैं आपको आपके गांव छोड़ दूंगा, आप अगर चाहें तो आज की रात के लिए मेरे घर पर रुक जाएं। महिला ने कहा कि मरती क्या न करती। मैंने कहा ठीक है, घर में रुकने के लिए कह रहा है, घर में भी इसके माँ बहन कोई न कोई होगा या पत्नी होगी, रुक जाएंगे, सुबह मुझे ये हमारे मायके यानी जौनपुर में छोड़ देगा। एक रिक्शे पर मुझे बिठाकर वो ले गया, लेकिन वो किसी छोटे से, बहुत गंदे से उसका कहना था, एक छोटे से किसी होटल में ले गया। पहले मुझे लगा कि शायद यही इसका मकान है, लेकिन जब भीतर कमरे में दाखिल हुई तो मुझे लग गया कि ये होटल है। मैंने फौरन उनसे पूछा कि बात तो घर पे रुकने की थी, आप मुझे होटल में क्यों ले आए? लड़के ने कहा कि मेरे घर की रिपेयरिंग हो रही है, मरम्मत हो रही है, खपड़ेल का ही मेरा घर है। खपड़ेल बरसात में आने से पहले खपड़ेल की धीरे धीरे मरम्मत कराई जाती है, इसलिए मैंने सोचा आपको वहाँ रोकूंगा, आपको परेशानी होगी, रात भर की बात है, आप यहीं रुक जाइए, सुबह मेरे साथ चलिएगा, सुबह मेरा काम है, मैं आपको जौनपुर आपके घर पर छोड़ दूंगा। रात में उसने मुझे डराना धमकाना शुरू कर दिया और उस रात मेरे साथ बहुत बुरा
व्यवहार किया और बहुत दुर्व्यवहार किया। मैं घबरा गई। उसने कहा, परेशान मत हो, मैं ज़रूर तुमको तुम्हारे मायके छोड़ दूंगा। सवेरे वो 8 बजे से थोड़ा पहले नहा धो के तैयार हो गया और मुझे भी तैयार होने के लिए कहा। मैं उसके साथ चली। वो बस अड्डा गया। बस अड्डे पर वो बस में बैठ गया। करीब 1 घंटे चलने के बाद मुझे एहसास हुआ कि ये जौनपुर का रास्ता नहीं है। मैंने उससे पूछा कि आप कहाँ ले चल रहे हैं। उसने कहा कि देखिए, मैं आपको ले चल रहा हूँ लखीमपुर खीरी के गोला गोकरणनाथ। वहाँ एक चीनी मिल है, उस चीनी मिल में मैं अधिकारी हूँ। मुझे लग रहा है आपने दुनिया नहीं देखी है। आपको सड़क, आपको बस, कहाँ जाना है, कहाँ उतरना है, इसका भी अंदाज नहीं है। मेरे मन में आया कि मैं आपको चीनी मिल दिखा दूँ कि कैसे चीनी बनती है, उसके बाद मैं आपको छोड़ दूँगा। मैंने उससे ये कहा कि देखिए, आपने मेरे ऊपर एहसान किया है। आपने हमारे ससुराल से और सुल्तानपुर तक का किराया दिया, और मेरे मन में विचार था कि आप मुझे जब मेरे गांव की तरफ ले चलेंगे, जौनपुर की तरफ, तो वहाँ रणवीरपुर गांव हमारा ठीक रोड के बगल में है। मैं वहाँ उतर जाऊँगी और 2 मिनट में किसी न किसी से आपके सारे पैसे वापस ले आऊँगी। मुझे और कोई चीज़ आपसे नहीं चाहिए थी। लेकिन तब फिर उसने धमकाना शुरू किया। मुझे अपने साथ लेकर वो लखीमपुर खीरी गोला गोकरणनाथ की चीनी मिल में ले गया। चीनी मिल के भीतर जो स्टाफ के क्वार्टर्स, स्टाफ के जो आवास बने हुए थे, उसमें रख दिया। वहां पर मेरे फिर वही पाबंदी कि न बाहर निकलोगी, न किसी से बात करोगी। अगर ऐसा पता लगा तो तुम्हारे साथ बहुत गलत होगा। तुम सोच भी नहीं सकती तुम्हारे साथ क्या गलत होगा। महिला ने कहा। मैं डर गई और वो लगातार मेरे साथ प्रतिदिन जोर जबरदस्ती बलात्कार करता रहा। मैं आजीज आ गई। फिर उसने अपना नाम बताया। पुलिस वाले पूछते रहे, तुमने किस्सा सब बता दिया, तुम्हारा नाम क्या है, तुम कहाँ की रहने वाली हो, लड़का कौन था, ये सब बात अगर बता दो तो हम अपनी आगे की कार्रवाई शुरू करें। हमें भी अंदाज लग गया है कि तुम्हारे साथ कुछ गलत हुआ है। उसने अपना नाम विशाखा उर्फ गीता, पिता का नाम रामलाल मिश्र, उम्र 22 साल, और बताया कि मैं जौनपुर के सुजानगंज थाने के रणवीरपुर गांव की रहने वाली हूं। मेरी शादी सुल्तानपुर के संग्रामपुर थाना क्षेत्र के गांव कसारा के दिलीप कुमार दुबे से 1997 जून के महीने में हुई थी। पर ससुराल वालों ने 6-8 महीने में ही मुझे इतना तंग किया कि ऐसा लगता था कि किसी दिन वो मुझे मार ही डालेंगे। उसका नाम पता, उसके ससुराल का नाम पता, पिता का नाम, मायके का नाम पता, ये सब पुलिस वालों ने नोट कर लिया। फिर उससे पूछा कि ये बताओ कि तुम यहाँ लखनऊ में कैसे, मड़ियाओं के सेक्टर क्यू में यहाँ कैसे आ गई। उसने कहा, साहब जब मैं बहुत परेशान हो गई, मुझे कुछ सूझ नहीं रहा था, तो इसके घर में जो इसके कागज़ वागज़ नौकरी से संबंधित थे, जैसे अटेंडेंस स्लिप थी, पे स्लिप थी और कुछ रिपोर्ट्स थी, उससे मैंने इसका नाम पता किया तो इसका नाम उमाकांत मिश्र था। ये जामो सुल्तानपुर का रहने वाला था। थाना भी और गांव भी इसका जामो था, सुल्तानपुर में। मैं बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ, लेकिन नाम पर थोड़ा बहुत प्रयास करके मैं छोटे मोटे नाम, साधारण से नाम मैं पढ़ भी लेती हूँ। कई दिनों के प्रयास के बाद मुझे इसका नाम उमाकांत मिश्र, जामो सुल्तानपुर पता लग गया। उमाकांत के इस व्यवहार से मैं आजीज आ गई थी। मैंने फिर
रोज़ खिड़कियों के दरवाज़ों के पास रह के ये कोशिश की कि किसी के गुजरने की आवाज़ सुनाई पड़ेगी तो उससे मैं फिर बात करूँगी। और एक दिन फिर उसी कॉलोनी के रहने वाली एक महिला, एक कोई सब्जी वाला वहाँ चिल्ला रहा था, उसने आवाज़ दी, महिला ने उसके पास तक आई, कुछ सब्जी लेनी होगी। इसी बीच में भी वहाँ से जब वो सब्जी वाला चला गया तो मैं भीतर से ज़ोर ज़ोर से चिल्लाई। वो महिला भीतर आ गई क्योंकि घर में ताला बंद था। उसने पूछा क्या बात है। मैंने बताया कि मुझे यहाँ दिक्कत हो रही है, मैं अपने मायके जाना चाहती हूँ, लेकिन उमाकांत मुझे मेरे मायके नहीं भेज रहे हैं। वो बुरी तरह रो रही थी। उसने कहा अच्छा ठीक है, तुम परेशान मत हो, तुमको मैं मायके भिजवाऊंगी। शाम को वो महिला अपने पति जो उसी चीनी मिल में काम करते थे उनको लेके घर पर आ गई। मैं और उमाकांत मिश्र दोनों मौजूद थे। उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया। उमाकांत ने मुझे हिदायत दी कि फ़ौरन किचन जाके और भीतर से दरवाज़ा बंद करो, इनके सामने पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। वो महिला और उनके पति भीतर आए। उमाकांत ने उनको बिठाया। महिला ने कहा कि आप अपनी पत्नी को मायके क्यों नहीं भेज रहे हैं। उमाकांत की समझ में नहीं आया। उन्होंने कहा कि आप पत्नी को भीतर बंद करके और बाहर से ताला बंद कर देते हैं, ये बात ठीक नहीं है। ऐसा क्या हो गया है? वो दिन भर रोती हैं। अगर आप उसको उसके मायके नहीं पहुंचाएंगे तो हम शुगर मिल के जो चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर हैं, मुख्य सुरक्षा अधिकारी हैं, उनको शिकायत करेंगे। वो आपको बुलाएंगे, पूछताछ करेंगे और आपकी ससुराल में भी बात करेंगे। फ़ौरन उमाकांत मिश्रा पलट गया। उसने कहा कि नहीं, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, मैं कल ही इसको पहुंचा दूंगा। मेरी भी थोड़ी मजबूरी थी, ये बार बार कह रही थी, लेकिन मुझे छुट्टी नहीं मिल रही थी। महिला के पति ने कहा कि यार छुट्टी किसने मना किया तुम्हें? छुट्टी सबको मिलती है, फालतू बात मत करिए, इसको इसके मायके पहुंचा दीजिए। उन पति पत्नी के बाहर निकलते ही इसने मुझे बहुत भला बुरा कहा। और रात में उसके पास एक बहुत छोटा सा छोटे आकार का एक कोई कैमरा था, छोटा कैमरा था। उसने उस कैमरे से मेरी नंगी तस्वीरें उसी दिन ज़बरदस्ती तमाम डरा धमका के खींच लीं। और फिर मुझसे कहा कि अगर तुमने बाहर कहीं बताया, किसी से जिक्र किया, किसी से शिकायत की, कहीं जाकर कोई एप्लीकेशन दी या किसी से किसी तरह की कोई बात की, तो ये फ़ोटो निकलवा के मैं तुम्हारे ससुराल के हर घर के दीवार पर चस्पा कर दूंगा, तुम्हारे मायके के भी हर घर की दीवार पर चस्पा कर दूंगा। तुम कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगी। इसलिए जितना मैं कहूं उतना करती जाओ। लेकिन चूंकि ये बात हो गई थी कि कल मैं पहुंचा दूंगा, तो ये सुबह सुबह गोकर्ण नाथ के पास जो चीनी मिल के पास जो बस अड्डा है, बस स्टॉप है, वहाँ तक मुझे ले गया और वहाँ से मुझे सीधे लखनऊ के इस मकान में ले आया। यहाँ इसके दूर के रिश्तेदार शुक्ला जी रहते हैं। उनको ये कहा कि ये मेरी रिश्ते में साली लगती है और गांव के ही कुछ लोफर लोग इसका पीछा कर रहे हैं, इसको परेशान करते हैं। ये थोड़े दिन तक यहाँ रहेगी और आप भी ध्यान दीजिएगा कि ये कहीं बाहर न जाने पाए, किसी से बात न करे, वरना अपने रिश्तेदार को मैं मुंह नहीं दिखा पाऊंगा जिनकी ये बेटी है। गोकर्ण नाथ शुक्ला ने कहा बिल्कुल ठीक है, कतई किसी से बात नहीं करेगी और न ही ये किसी से मिलेगी। गीता ने आगे बताया कि करीब 20 दिन फिर वो मेरे साथ प्रतिदिन दुराचार करता रहा। 20 दिन के बाद अचानक आया और अपने कपड़े उपड़े समेटे। उसने कहा मुझे चीनी मिल जाना बहुत आवश्यक है, मैं जा रहा हूँ और अब की बार उस मकान में जहाँ जो मुझे अलॉट था उससे एक बढ़िया मकान खाली है जो वहाँ से काफ़ी दूर है। मैं उसको अलॉट करा के आऊँगा और फिर तुमको उसी चीनी मिल के कैंपस वाले मकान में ले चलूँगा जहाँ तुम्हें मेरे साथ रहना होगा।
वो अभी 4-5 दिन पहले ही, 6 दिन पहले ही यहाँ से चीनी मिल के लिए निकला। गोकर्ण नाथ शुक्ला जी 2-3 दिन तक तो उन्होंने मेरी रखवाली की, दिन भर रहते थे, लेकिन फिर उनको ड्यूटी में जाना हुआ। वो बाहर से ताला बंद करके जाते थे और कहते थे कि अगर शोर किया, किसी को बुलाया, किसी से बात की, बाहर निकलने की कोशिश की, किसी से मदद मांगी तो बहुत बुरा होगा। मैं उसको बता दूंगा उमाकांत को और वो तुम्हारी बोटी बोटी काट देगा। मैं डर गई, लेकिन मुझे लगा कि इसके पहले वो लौट आए, मेरे पास और दूसरा कोई मौका नहीं है। मैंने उस महिला से कहा, उस दिन पुलिस नहीं आई। तीसरे दिन फिर पुलिस आई और आप लोगों ने मुझे उसके चंगुल से छुड़ा लिया। वो बार बार ये कहते रहे कि मेरे मायके, मेरे घर खबर कर दीजिए मेरे पिताजी को। मेरे पिताजी और भाई वो तुरंत आ जाएंगे और मुझे यहाँ से अपने घर यानी अब मेरे मायके ले जाएंगे। फौरन मड़ियाँव पुलिस ने 2 टीमें बनाई, एक उमाकांत मिश्रा के गांव सुल्तानपुर और दूसरी गोला गोकरणनाथ के चीनी मिल पर। बात सब समझ में आ गई कि इस महिला के साथ बहुत ज्यादती हुई है और इसमें इस उमाकांत मिश्रा का पकड़ा जाना बहुत ज़रूरी है। इस बीच में मड़ियाँव थाने की पुलिस ने थाना सुजानगंज जौनपुर का, जहाँ की ये रहने वाली थी, उस थाने पर फ़ोन किया और उनको बताया कि इस तरह से विशाखा और गीता पुलिस थाना मड़ियाँव में मौजूद है, उसके साथ दुराचार हुआ है। मैंने मुकदमा कायम किया है और उसमें एक व्यक्ति को जेल भेज दिया है। जिनके घर में वो रुकी थी उसको पुलिस ने जेल भेज दिया। थाने वालों को जैसे ही पता उनका कौन सी लड़की है, उनका साहब ये विशाखा और गीता है, थाने वाले भी चौंक गए। सुजानगंज थाने से ये बताया कि साहब ये महिला तो मर चुकी है। इसके पिता ने रामलाल मिश्रा ने गीता की हत्या करने और उसकी लाश को छिपा देने के लिए ससुराल वालों के विरुद्ध धारा 304B यानी दहेज हत्या का, 201 साक्ष्यों को गायब करने का, 498 दहेज के लिए प्रताड़ित करने का और 3/4 दहेज उत्पीड़न अधिनियम DP एक्ट जिसको कहते हैं डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट, इसका मुकदमा ऑलरेडी कायम है। इसके पति का नाम दिलीप कुमार दुबे है। जब 2 महीने तक गीता का बिल्कुल पता नहीं लगा, पूरा परिवार इसको ढूंढता रहा और पुलिस ने भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। बार बार इसके ससुराल में संपर्क करने की कोशिश की सुजानगंज पुलिस ने। वो यही कहते रहे कि साहब हम लोगों को पता नहीं कहाँ निकल गई। फिर पुलिस जो करती है वही पुलिस ने किया। 4-6 गवाहों का बयान लिखा कि ससुराल वालों ने मारा, बाहर निकाला, फिर उसके बाद रात के अंधेरे में उसे जंगल की तरफ ले गए। ऐसा लगता है कि उसको नदी में फेंक दिया। और दिलीप कुमार दुबे यानी विशाखा उर्फ गीता की पति को पुलिस ने अरेस्ट करके जेल भेज दिया दहेज हत्या और दहेज उत्पीड़न के जुर्म में। उसकी जेठानी को भी नामजद किया था विशाखा और गीता शुक्ला की पिता ने, रामलाल मिश्र ने। जेठानी घर छोड़कर कहीं चली गई। सुजानगंज की पुलिस ने बताया कि जेठानी फरार है, लेकिन उसके पति को जेल भेज दिया गया है। और आपकी सूचना के हिसाब से ये जिंदा है। मैं अभी रामलाल मिश्र को संपर्क करके उन्हें बताता हूं कि वो फौरन मड़ियाँव थाने पहुंचें और ये देखें कि ये उनकी लड़की ही है जिसके मारे जाने की FIR उन्होंने लिखाई थी या कोई दूसरी महिला है।
रामलाल मिश्र को सूचना दे दी गई। वो थाना मड़ियांव आए, तब तक काफी भीड़ भाड़ थाने पर इकट्ठा हो गई थी। आते ही विशाखा अपने पिता से लिपट कर रोई और बहुत रोई। पिता ने बताया कि हाँ, ये मेरी लड़की है, ससुराल वालों ने बहुत उत्पीड़ित किया था। जब वो इसके बारे में कुछ नहीं बता रहे थे, मेरे बार बार लगभग हर दिन ससुराल जाने पर भी उन्होंने इसके बारे में कुछ नहीं बताया। तो मेरे पड़ोसियों ने, मेरे शुभचिंतकों ने, मेरे रिश्तेदारों ने राय दी कि इनके खिलाफ मुकदमा लिखिए, तभी सही बात पता लगेगी। तब मैंने अपनी बेटी की हत्या किए जाने, दहेज के लिए प्रताड़ित किए जाने संबंधी FIR दर्ज कराई थी। आज की घटना। महिला की मजबूरी का फायदा उठाकर 2.5 महीने तक दुराचार करना जघन्यतम अपराध की श्रेणी में आता है और उमाकांत को इसकी सजा जरूर मिलनी चाहिए। लेकिन साथ ही साथ गीता के पति को भी न्याय मिलना चाहिए। हो सकता है गीता के पति या बाकी ससुराली जनों ने उसको दहेज के लिए प्रताड़ित किया हो या किसी वजह से प्रताड़ित किया हो और उनकी प्रताड़ना से आज ही जाकर ही उसने घर छोड़ा होगा। लेकिन बिना लाश के मिले हुए, बिना सबूतों के मिले हुए, बिना गवाहों के देखे हुए उसके विरुद्ध भी हत्या का अपराध दर्ज करके उसे जेल भेज दिया जाना भी न्याय संगत नहीं था। अदालत में ये रिपोर्ट दी गई कि साहब, जिस महिला की हत्या के बारे में ये FIR लिखी गई थी वो महिला जिंदा है। थाना मड़ियांव और SSP लखनऊ की रिपोर्ट संलग्न है। अदालत ने उसे 304B यानी हत्या के मामले से तो बरी किया, लेकिन दहेज उत्पीड़न और दहेज के लिए प्रताड़ना दिए जाने की केस का ट्रायल उसके ऊपर हुआ। लेकिन इसी बीच झूठा मुकदमा लिखाने के लिए 182, 182 IPC की धाराओं में रामलाल मिश्र के विरुद्ध भी मुकदमा लिखा गया और उन तमाम गवाहों के लिए जो पुलिस के गवाह थे, जिन्होंने ये एविडेंस में बताया कि हाँ, पति और उसकी जेठानी ने मिलकर इसे मार दिया है, उनके विरुद्ध भी झूठा मुकदमा लिखाने के लिए 182 IPC की धारा में मुकदमा लिखा गया। हालांकि इसमें सज़ा बहुत कम होती है, 6 महीने की ही सज़ा है। तो इस तरह से एक मजबूर, प्रताड़ित, गरीब, अनपढ़ लेकिन जवान महिला के साथ क्या क्या हुआ इसकी, या क्या क्या हुआ होगा, इसकी हम और आप सिर्फ कल्पना ही कर सकते हैं। आज मुझे बरबस एक गाना याद आता है। 1985 के समय, उसके साल 2 साल 4 साल बाद तक ये गाना बहुत सुपर डुपर हिट गाना रहा। पुराने अंदाज का गाना है, किशोर कुमार साहब ने गाया था, आनंद बख्शी जी का लिखा हुआ है। फिल्म थी अलग अलग, पर्दे पर इसे राजेश खन्ना ने गाया है। और मैं निवेदन करूंगा कि आज आप ये पूरी क्राइम का ये पूरा इंसिडेंट सुनने के बाद उसे सुने जरूर। ये घटना 98 की है, वो गाना 85 का है, लेकिन उसकी एक एक लाइन गीता के दर्द, गीता की परेशानी, गीता के बारे में ऐसा लगता है कि आनंद बख्शी जी ने वो जब गाना लिखा था तो उनके दिमाग में जरूर आया होगा, या उससे पहले इस तरह की घटना किसी के साथ हुई हो। उसकी 2 लाइनें आप जरूर सुनिए, वैसे तो पूरा गाना सुनिए। नए लड़कों को तो शायद नहीं पसंद होंगे पुराने गाने, और वो भी किशोर कुमार के। यंग जनरेशन ने तो बिल्कुल भुला ही दिया। आनंद बख्शी जैसा गीतकार, नीरज जैसा गीतकार, साहिर लुधियानवी जैसा गीतकार, मजरू सुल्तानपुरी जैसा गीतकार आज की तारीख में मुझे नहीं लगता कोई है। और जो कुछ भी इन लोगों ने लिखा या फिल्मों में पर्दे पर गाया गया, फिल्माया गया, वो क्लास है। तो वो लाइनें हैं कि कहीं थी ये बदनसीबी,
कहीं थी मेरी गरीबी, किस किस का नाम लूँ मैं, मुझे हर किसी ने मारा। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि कहीं थी ये बदनसीबी, कहीं थी ये बदनसीबी, कहीं थी मेरी गरीबी, किस किस का नाम लूँ मैं, मुझे हर किसी ने मारा। आप जब सुनेंगे तब ये देखेंगे या महसूस करेंगे कि एक गीतकार ने, आनंद बख्शी जैसे गीतकार ने किसी के दर्द को, किसी के दिल को पढ़ के गाना तब लिखा था। और ये घटना उसके 10 साल बाद घटी है। आप सुनिएगा और कमेंट में या मेल में मुझे बताइएगा कि इसके अलावा और कौन सी लाइन गीता की इस दुर्दशा पर फिट होती है। आशा है आप सहमत होंगे। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।